आज हम 11th अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी, अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम आते हैं सांख्यिकी की प्रकृति। सांख्यिकी की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है या कला है, या विज्ञान एवं कला दोनों है। तो आइए, सबसे पहले सांख्यिकी एक विज्ञान है। तो सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा को ले लेते हैं। विज्ञान किसी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है, क्योंकि यह कारण और परिणाम का विश्लेषण करता है तथा दोनों में संबंध बताता है। किसी ज्ञान की शाखा को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें निम्नलिखित गुण विद्यमान हो। पहला, वह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन हो तथा उसकी विधियां व्यवस्थित हो। दूसरा, उसके नियम अखंड, सर्वमान्य, व्यापक एवं सार्वभौमिक हो। तीसरा, वह कारण और प्रभाव के संबंधों का विश्लेषण करता हो। चौथा, उसमें पूर्वानुमान की क्षमता हो। और पांचवा, वह हमेशा गतिशील हो। उपर्युक्त सभी गुण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। सांख्यिकी में संख्यात्मक समंकों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी की अनेक विधियां हैं, जैसे समंकों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन आदि। इन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग सभी विज्ञानों में किया जाता है। संख्यात्मक तथ्यों के बीच कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित कर निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी का मूलभूत कार्य है। पूर्वानुमान सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण विधि है। अतीत एवं वर्तमान के तथ्यों के आधार पर अनुसंधानकर्ता भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। इसके बाद अब हम आते हैं सांख्यिकी एक कला है। कला का अर्थ किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना जिसमें उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला क्रिया है, अर्थात कला से तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों को बदलती है तथा तथ्यों को प्राप्त करने का उपाय भी सुझाती है। सांख्यिकी कला भी है, क्योंकि किसी भी विषय को कला कहलाने के लिए उसमें निम्नलिखित गुण अवश्य होनी चाहिए। पहला, कला उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है। कला केवल वर्णन ही नहीं करती, बल्कि निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने का उपाय भी बतलाती है। तीसरा, कला की साधना में विशेष ज्ञान, अनुभव एवं आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि सांख्यिकी कला भी है, क्योंकि सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समंकों के प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय एवं साधन प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को कलाकार के समान कुशल, अनुभवी एवं आत्मसंयमी होना चाहिए। इससे निष्कर्ष भ्रमात्मक एवं पक्षपातपूर्ण नहीं होंगे। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकी रीतियों एवं नियमों का प्रयोग कैसे किया जाए, इस बात का अध्ययन भी सांख्यिकी में प्रमुख रूप से किया जाता है। जैसे सांख्यिकी हमें बताती है कि अंकगणितीय माध्य का प्रयोग कहाँ उत्तम है और माध्यिका का प्रयोग किस दिशा में उत्तम रहेगा। निर्देशांक कैसे बनाएं एवं किस माध्य का प्रयोग किया जाए, ये सब हमें सांख्यिकी ही बतलाती है। सांख्यिकी विधियों के व्यवहार के लिए व्यक्ति की विशेष निपुणता अर्थात कार्य कुशलता, अनुभव तथा आत्मसंयम की आवश्यकता होती है,
जो किसी विषय को कला कहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अब हम आते हैं सांख्यिकी एवं विज्ञान एवं कला दोनों हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों ही है। सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों कहलाता है। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इनकी विधियां मौलिक रूप से व्यवस्थित तथा उनका प्रयोग सर्वत्र होता है, और यह कला भी है क्योंकि इसकी पद्धतियों का सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव एवं उनके प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान पर आश्रित होता है। अब हम आते हैं सांख्यिकी की सीमाओं की ओर। सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है, जिनमें पहला, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। अर्थात सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, न कि व्यक्तिगत इकाइयों का। सांख्यिकी के निष्कर्ष किसी समूह के स्वाभाविक व्यवहार को प्रकट करते हैं। जैसे एक कक्षा में 5 छात्र ए, बी, सी, डी एवं ई है, जिनके प्राप्तांक 50, 75, 90, 85 एवं 20 है। इन छात्रों की औसत प्राप्तांक 64 है, लेकिन इनमें से एक छात्र ऐसा भी है जिसके प्राप्तांक केवल 20 है। इसलिए सांख्यिकी द्वारा इस एक छात्र के प्राप्तांकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि यही कहा जाएगा कि 5 छात्रों के औसत प्राप्तांक 64 है। इस प्रकार से इन 5 छात्रों का टोटल 320 होता है। अब 320/5 का भाग देते हैं तो औसत रूप में 64 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह अनुमान लगाया जाता है कि 5 छात्रों का प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 64 होगा, लेकिन इनमें से एक छात्र ऐसा भी है जो केवल 20 अंक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। इसके अंतर्गत अब आते हैं दूसरा पॉइंट, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, न कि गुणात्मक तथ्यों का। इसके तात्पर्य यह है कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। सांख्यिकी में केवल संख्या संबंधी तथ्यों को ही सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे आय, वेतन, मजदूरी, लंबाई, प्राप्तांक आदि। लेकिन जो व्यक्तिगत गुणात्मक तथ्य है, जैसे ईमानदारी, योग्यता, किसी की सुंदरता, न्याय, मित्रता, बुद्धिमानी, सभ्यता इत्यादि का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप सांख्यिकी के अध्ययन का महत्व कम हो गया है। तीसरा, सांख्यिकीय निष्कर्ष बिना संदर्भ के भ्रामक हो सकते हैं। सांख्यिकीय निष्कर्ष हर रोग की एक दवा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक निष्कर्ष के संदर्भ का अध्ययन अति आवश्यक है, अन्यथा सांख्यिकीय के जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले होंगे। जैसे 3 कारखानों के 3 वर्षों का उत्पादन मान लो इस प्रकार से है। 1988, 1989 एवं 1990 में एक कारखानों का उत्पादन क्रमशः 1000 टन, 2000 टन एवं 3000 टन है, तथा बी कारखाने का उत्पादन क्रमशः 2000 टन, 2100 टन, 1900 टन तथा सी कारखाने का उत्पादन क्रमशः 3000, 2000 एवं 1000 है। इस प्रकार तीनों कारखानों का औसत उत्पादन 20,000 टन है, अर्थात तीनों कारखानों की प्रगति बराबर है। यह एक भ्रमात्मक निष्कर्ष देने वाला है, क्योंकि एक कारखाना प्रगति कर रहा है, बी में विशेष परिवर्तन नहीं है और सी कारखाना अवनति की ओर है। अवनति मतलब वह पीछे की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से सांख्यिकी में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह बिना संदर्भ के भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथा पॉइंट की ओर। सांख्यिकी नियम दीर्घकाल में और औसत रूप में सत्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि
जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के नियम सदैव ही सत्य होते हैं, वहीं सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से शुद्ध एवं विश्वसनीय नहीं होते। प्राकृतिक विज्ञान सदैव सही होते हैं, लेकिन सांख्यिकी नियम संभावना सिद्धांत पर आधारित होते हुए भी इतने सत्य नहीं हो सकते। जैसे एक सिक्के के उछालने पर चित या पट आने की संभावना आधी आधी है, लेकिन यदि सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो यह निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि एक बार चित आएगा और दूसरी बार पट, किंतु अधिक से अधिक बार सिक्के को उछालने पर प्राप्त निष्कर्ष सत्यता के अधिक करीब होंगे। 5वां पॉइंट, सांख्यिकी समंको में एकरूपता एवं सजातीयता होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य सांख्यिकी समंको में एकरूपता अर्थात एक जैसे होनी चाहिए और सजातीय गुण होने चाहिए। विजातीयता के गुण होने पर समंकों की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे जनसंख्या में वृद्धि और जूट के उत्पादन में वृद्धि की आपस में तुलना करना तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण को जूट के उत्पादन में वृद्धि को बतलाना उचित निष्कर्ष नहीं है। इसका कारण यह है कि तथ्यों में एकरूपता एवं सजातीय के गुणों का अभाव पाया जाना है। 6वां, सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं। सांख्यिकी को केवल विज्ञान मानने वाले विद्वान इसे केवल साधन मात्र बतलाते हैं। उनके अनुसार सांख्यिकी केवल समंकों के प्रदर्शन का कार्य करती है, उनसे निष्कर्ष निकालने का नहीं। इसके विपरीत सांख्यिकी को जो कला मानते हैं, उनका कहना है कि उनके मानने वाले विद्वानों का विचार है कि यदि सांख्यिकीय निष्कर्ष नहीं महत्वपूर्ण प्रस्तुत नहीं करती, अर्थात सांख्यिकीय निष्कर्ष नहीं प्रस्तुत करती, तो इस विज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। समस्या का बिना पक्षपात किए निर्वचन करना ही सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि समंकों एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते समय इनकी सीमाओं को ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा समंकों से भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। इस प्रकार से सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत ही सामान्य है। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, भले ही जब यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो। आंकड़ों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि समंक गीली मिट्टी के समान है, जिनसे आप देवता या शैतान की मूर्ति जो चाहे बना सकते हैं। सांख्यिकी का दुरुपयोग सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी सीमा है। इस प्रकार से सांख्यिकी विज्ञान भी है, कला भी है, और कुछ विद्वान इसे विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं। इसके बाद अगला अध्याय शेष वीडियो में।